गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चर्चा कर रहे थे मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों ने कुछ जानकारी ली कि हिंदू और ईरानी दोनों कला के मिश्रण से जो नवीन कला का उदय हुआ उसका नाम क्या रखा गया? मुगल कला या मुगल शैली रखा गया। ईरानी शैली और हिंदू शैली के मिश्रण से मुगल शैली का उदय हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि मुगल जो शासक हुए थे वो सब क्या थे? कला के प्रेमी थे, और उनका ये जो कला के प्रति प्रेम था ये हमें उनके समय की जो वर्तमान में इमारतें मिलती हैं उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, उनकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोगों ने मुगल वंश के संस्थापक बाबर की इमारतों और बाबर के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा हुमायूं कालीन इमारतों के बारे में पढ़ा कि इन लोगों ने जो इमारतें बनाई ये मामूली इमारतें थी, लेकिन इन्होंने क्या है कि स्थापत्य कला या इमारत बनाने की परंपरा शुरू कर दी थी, और इसी परंपरा के चलते ही आगे आने वाले मुगल शासकों के द्वारा ऐसी ऐसी इमारतें बनाई गई जिसके कारण आज हम इस मुगल स्थापत्य कला को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोगों ने अब शुरू किया था अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर ही वो शासक था जिसके काल में ईरानी और हिंदू कला के जो तत्व थे वो ऐसे मिश्रित हो गए थे, आपस में ऐसे समाहित हो गए थे कि अब पता लगाना ही मुश्किल हो गया था कि कौन सा तत्व ईरानी शैली का है और कौन सा तत्व हिंदू शैली का है। और अकबर के काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति भी हुई थी। अबुल फजल के कुछ शब्द हम लोगों ने पढ़े थे कि सम्राट स्वयं इमारतों की योजना बनाता, अपने मस्तिष्क और हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप दे दिया करता था। तो हम लोगों ने अकबर कालीन इमारतों में सबसे पहले अकबर ने जो हुमायूं का दिल्ली में जो मकबरा बनाया था उस मकबरे के बारे में पढ़ा, और अकबर का जो चीनी शैली का जो नमूना है आगरा का किला उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अकबर का लाहौर का किला। ठीक है, अकबर के द्वारा बनाया गया लाहौर का किला क्या है? आगरे के किले के ही समान है, लेकिन इस किले की जो सजावट है वो आगरे के किले की अपेक्षा क्या है? आगरे के किले की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, बाकी ये किला क्या है? जैसे आगरे का किला है सेम वैसा ही किला है। आगरे के किले के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अकबर कालीन कला की जो सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है वो कहाँ हो रही है? अकबर की शिल्प कला की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति उसके द्वारा जो नई राजधानी अकबर ने अपनी जो नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई थी, फतेहपुर की सीकरी की इमारतों में देखने को मिलती है। अकबर की जो कला के प्रति अभिव्यक्ति थी, रुचि थी, वो कहाँ देखने को मिलती है? अकबर की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती है। ठीक है, अकबर की ये जो नई राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ थी? अकबर की ये राजधानी आगरा के पश्चिम में 26 मील की दूरी पर ये राजधानी अकबर ने बनवाई थी। ठीक है, और इस फतेहपुर सीकरी को बनाने में 11 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो अकबर की ये राजधानी आगरा के पश्चिम में 26 मील की दूरी पर स्थित थी, और इसको निर्मित करने में 11 वर्ष का समय लगा था इसके निर्माण में। ठीक है, अगर हम इस फतेहपुर सीकरी की इमारतों की बात करते हैं तो इस फतेहपुर सीकरी की इमारतों में जो इम्पोर्टेंट इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें एक तो दीवाने खास, मरियम महल, जोधाबाई का महल। ठीक है, ये मरियम महल, जोधा महल और बीरबल के महल ये अकबर की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की महत्वपूर्ण इमारतें मानी गई हैं। ठीक है, तो देखिए इस महल की जो चार दीवारी है, ठीक है, इस महल की चार दीवारी के बाहर जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के फाटक का ऊंचा मेहराब दिखाई देता है या ऊंचा मेहराब बना हुआ है, और ये ऊंचा मेहराब
भारतीय इतिहास में किस नाम से फेमस है? बुलंद दरवाजा। ठीक है, आप लोगों ने सुन रखा होगा ना बुलंद दरवाजे के बारे में। तो ये वही बुलंद दरवाजा है। ये जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी के जो महल है, इसकी जो चारदीवारी है, उसके बाहर जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के जो फाटक का ऊंचा मेहराब है, उसे ही बुलंद दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, जो इतिहास में बुलंद दरवाजे के नाम से फेमस है। ठीक है, अब हम अगर इस मस्जिद की बात करते हैं तो इस मस्जिद के भीतर ही, ये जो जामा मस्जिद है, इस मस्जिद के भीतर ही क्या बना हुआ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। ठीक है, इसी मस्जिद के भीतर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। ठीक है, और अगर हम फतेहपुर सीकरी की इमारतों की बात करते हैं तो इसमें अधिकांशतः जो इमारतें हैं वो हिंदू मुस्लिम मिश्रित कला से बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो इमारतें हैं इसमें हिंदू शैली की ज्यादा प्रधानता है। वैसे तो सारी इमारतें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों के मिश्रण की शैली है। ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदू शैली की प्रधानता है। ठीक है, अब हम अगर हिंदू शैली की प्रधानता की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो पशुओं के चित्र हैं वो हिंदू कला, और जैन मंदिरों में भी इस तरह पशु पक्षियों के जो चित्र बने हुए हैं उसकी ये नकल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बुलंद दरवाजे। जो बुलंद दरवाजा क्या है? अपने आप में ही एक पूरी इमारत है। ठीक है, एक दरवाजा नहीं है तो दरवाजा, नाम तो दरवाजा है, फाटक मतलब दरवाजा। ठीक है, और क्या कहा गया है कि संगमरमर और लाल पत्थर का बना हुआ बुलंद दरवाजा स्वयं ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इमारत है। ठीक है, और इस बुलंद दरवाजे के बारे में क्या कहा गया है कि बुलंद दरवाजे जैसा अन्यत्र कहीं भी दरवाजा नहीं मिलता है। ठीक है, और देखिए ये जो इसी के भीतर ये जो सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है, ठीक है, ये इसमें क्या किया गया है? केवल संगमरमर का प्रयोग किया गया है। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है जामा मस्जिद के भीतर, इसमें क्या है? केवल संगमरमर का ही प्रयोग किया गया है। अतः वास्तव में अगर हम फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करें तो ये कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति की महान प्रतिभा है जिसने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये अकबर की फतेहपुर सीकरी की हमने कुछ इमारतों के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के अतिरिक्त अकबर ने और क्या बनवाया? मेड़ता है, अजमेर है, यहाँ अनेक मस्जिदें बनवाई। अन्य स्थानों पर भी क्या बनवाए? अकबर के द्वारा किले बनवाए गए और अनेक सुंदर सुंदर इमारतें बनाई गई। ठीक है, और अकबर का काल ही एक ऐसा काल था जिसके समय में मुगल शैली खुलकर क्या हुई थी? विकसित हुई थी, और इस शैली का प्रभाव पूरे देश में पड़ा। और अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो मुगल शैली ने सबसे ज्यादा राजस्थान के राजपूत राजाओं पर अपना प्रभाव डाला था। क्यों? क्योंकि देखो राजपूत राजाओं ने क्या किया था? मुगलों की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और उस समय राजपूत और मुगल इस तरह घुल मिल गए थे कि पूरे देश पर न केवल मुगल स्थापत्य कला का पूरे देश पर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन हमारे राजस्थान के राजपूत राजाओं पर विशेषकर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अकबरकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल की क्लास में हम लोग जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।